बेंगलोर भारत का सबसे बड़ा टेक हब, एक ऐसा शहर जहां पीक आवर्स में गाड़ियों की एवरेज स्पीड सिर्फ 4 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। कई बार आप पैदल चलकर भी अपनी डेस्टिनेशन तक उससे पहले पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक इतना बुरा है कि लोग अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर बिता देते हैं और इसी समस्या का समाधान बताकर बनाई गई थी मेट्रो। Breaking news coming in of the Meerut Metro and the Namo Bharat train inaugurating sections of India's first Namo Bharat regional rapid transit. हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, सालों तक कंस्ट्रक्शन चला, सैकड़ों पिलर्स खड़े हुए, पूरे शहर को खोदा गया, लेकिन जब मेट्रो बनकर तैयार हुई तो उसमें बैठे कितने लोग? जितने सरकार ने अनुमान लगाए थे उसके सिर्फ 6%। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर कागज पर 100 लोग मेट्रो में बैठने वाले थे तो हकीकत में सिर्फ 6 लोग आए। बाकी 94 लोग कहाँ गए? और ये सिर्फ बेंगलोर की कहानी नहीं है। कानपुर मेट्रो प्रोजेक्टेड राइडरशिप का लगभग 2%। मुंबई की एक्वा लाइन लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी, रोजाना 4 लाख यात्रियों का अनुमान था, लेकिन शुरुआत में आए सिर्फ लगभग 20,000 यात्री। आईआईटी दिल्ली की एक स्टडी के अनुसार भारत की ज्यादातर मेट्रो सिस्टम्स अपनी प्रोजेक्टेड राइडरशिप के सिर्फ 25 से 30% के आसपास ही चल रही है। 2024 में द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, भारत का एक भी मेट्रो सिस्टम अभी तक अपनी अनुमानित राइडरशिप के 50% तक भी नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ, एक भी नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि मेट्रो खाली क्यों है, सवाल ये है कि जब बार बार अनुमान गलत साबित हो रहे हैं तो फिर भारत में लगातार नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी क्यों मिल रही है? क्या यह भविष्य की तैयारी है या फिर भारत के सबसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सपनों में छिपा हुआ एक ऐसा सच जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतना नुकसान होने के बाद भी भारत सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट्स को पुश क्यों करती रहती है। 2014 से पहले भारत में मेट्रो का कुल नेटवर्क था लगभग 229 किलोमीटर, सिर्फ 4 शहरों में। फिर कुछ ऐसा हुआ कि अगले 10 सालों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स पूरे देश में फैलने लगी। 2024 तक भारत का मेट्रो नेटवर्क 900 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका था और 20 से ज्यादा शहर, हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और मेट्रो कंस्ट्रक्शन की स्पीड लगभग 8 गुना बढ़ गई। आज मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये डेवलपमेंट का एक सिंबल बन चुकी है। हर नई मेट्रो लाइन के साथ रिबन कटिंग होती है, फोटो खींचती है, भाषण दिए जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि शहर अब डेवलप हो रहा है। लेकिन इन चमचमाती ट्रेनों और उद्घाटनों के पीछे कुछ ऐसे नंबर छिपे हैं जिनका जिक्र शायद ही कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस या न्यूज मीडिया में होता है। चलिए सबसे पहले दिल्ली को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे सफल मेट्रो नेटवर्क। अगर कोई मेट्रो प्रोजेक्ट सफल होना चाहिए था तो वो है दिल्ली मेट्रो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली मेट्रो भी अपनी ओरिजिनल प्रोजेक्टेड राइडरशिप के लगभग 47% पर ही चल रही है। यानी भारत की सबसे सफल मेट्रो भी अपने अनुमानित लक्ष्य का आधा भी नहीं छू पाई। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर सबसे सफल मेट्रो की ये हालत है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। बेंगलोर मेट्रो प्रोजेक्टेड राइडरशिप का लगभग 6%, कानपुर मेट्रो करीब 2%। दिल्ली में कई बस कॉरिडोर्स अकेले इससे ज्यादा यात्रियों को संभाल लेते हैं। और अब जरा ये आंकड़े सुनिए, बेंगलुरु मेट्रो को फाइनेंशियल ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए रोजाना लगभग 18 लाख यात्रियों की जरूरत थी, लेकिन आए सिर्फ 96,000 लोग। हैदराबाद मेट्रो को चाहिए था 19 लाख यात्री, मिले लगभग 65,000। अब पहली नज़र में ये कुछ निराशाजनक नंबर्स लग सकते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये केवल खराब प्लानिंग का मामला है या फिर ये नंबर्स किसी बड़ी और गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि ये नंबर सिर्फ मेट्रो की कहानी नहीं बताते, ये बताते हैं कि शायद हम शहरों को समझने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, जब हम मेट्रो में बैठते हैं तो हमें सिर्फ एक साफ स्टेशन दिखता है, ऑटोमेटिक डोर्स, एयर कंडीशनिंग और कुछ मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाने की सुविधा। लेकिन उस सफर के पीछे जमीन के नीचे क्या हुआ था, इसकी कल्पना भी ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो बनाना सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये इंजीनियरिंग की सबसे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस में से एक है। जब मेट्रो रूट किसी घने इलाके से गुजरता है जहां ऊपर पहले से सड़कें हैं, दुकानें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं और लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी चल रही होती है, तब मेट्रो के पास एक ही रास्ता बचता है, नीचे जाने का। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी प्रक्रिया जिसे आम लोग कभी देख नहीं पाते। इसके लिए इस्तेमाल होती है एक विशाल मशीन, टनल बोरिंग मशीन या टीबीएम। ऊपर लोग अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, ट्रैफिक चल रहा होता है और बाजार खुले होते हैं, हजारों इमारतें खड़ी होती है, लेकिन उसके ठीक नीचे एक मशीन हजारों टन दबाव के बीच मिलीमीटर मिलीमीटर आगे बढ़ती रहती है, कभी कभी महीनों तक, कभी कभी सालों तक। फिर आता है बेंगलुरु, जहां पिंक लाइन के निर्माण में एक समय पर 9 टनल बोरिंग मशीन्स एक साथ काम कर रही थी।
लेकिन बेंगलोर की जमीन इंजीनियरिंग के लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। कहीं कठोर चट्टान, कहीं नरम मिट्टी, कहीं पानी, और इसका परिणाम क्या हुआ? कुछ टीबीएम्स एक महीने में 200 मीटर ही आगे बढ़ पाती थी। और इस पूरी प्रक्रिया की कीमत आप जानकर हैरान हो जाएंगे। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बेंगलोर में एक एलिवेटेड मेट्रो लाइन बनाने की लागत थी लगभग 192 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। लेकिन वही लाइन अगर अंडरग्राउंड बनाई जाए तो लागत पहुंच जाती है 500 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर से भी ऊपर। यानी सिर्फ जमीन के नीचे जाने की कीमत लगभग 2.5 गुना। जरा सोचिए, सालों की मेहनत, दुनिया की सबसे जटिल मशीनें, हजारों करोड़ रुपए, और फिर जब ट्रेन चलती है तो उसकी सीटें खाली रह जाती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ समस्या इंजीनियरिंग की नहीं है, समस्या कहीं और है, और वो है प्लानिंग। एक अर्बन मोबिलिटी एक्सपर्ट ने इस पूरी कहानी को सिर्फ एक लाइन में समझा दिया। मेट्रो वहां फेल होती है जहां लोगों की रोज की यात्राएं छोटी हो, और भारत में यही हो रहा है। भारत के 90% से ज्यादा लोग काम पर जाने के लिए 10 किलोमीटर से कम सफर करते हैं। यानी ज्यादातर लोगों को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जाना, उन्हें बस पास के बाजार, ऑफिस, फैक्ट्री या कॉलेज तक पहुंचना होता है। यही मेट्रो और लोगों की जरूरतों के बीच टकराव शुरू होता है, क्योंकि मेट्रो एक हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस सिस्टम है। वो तब अच्छे से काम करती है जब लाखों लोग रोज 20 से 30 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हों। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए बस, ऑटो या साइकिल ज्यादा आसान और सस्ता विकल्प बन जाता है। तो फिर सवाल ये है कि जब समस्या छोटी दूरी की है तो समाधान मेट्रो क्यों है? और यही सबसे बड़ी बात आती है कि मेट्रो सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट भी है। बस का उद्घाटन शायद ही कभी ब्रेकिंग न्यूज बन सकता है, लेकिन मेट्रो का न्यूज ब्रेकिंग न्यूज बन सकता है, क्योंकि मेट्रो दिखती है, मेट्रो चमकती है, और मेट्रो वोट भी दिलाती है। हैदराबाद मेट्रो इसका एक दिलचस्प उदाहरण है। कई एक्सपर्ट्स का आरोप है कि कुछ रूट्स ऐसे इलाकों में बनाए गए जहाँ रियल एस्टेट डेवलपमेंट की संभावना ज्यादा थी, लेकिन जिन इलाकों में रोज सबसे ज्यादा लोग सफर करते हैं वो कई बार प्रायोरिटी में आए ही नहीं। और फिर आई सबसे बड़ी समस्या, फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। यानी आप मेट्रो स्टेशन तक कैसे पहुंचोगे और स्टेशन से घर तक कैसे जाओगे? अगर मेट्रो लेने के लिए पहले ऑटो लेना पड़े और उतरने के बाद दूसरा ऑटो, तो बहुत से लोग सोचते हैं सीधे ऑटो से ही क्यों ना चले जाएं। बेंगलोर में कहानी और दिलचस्प हो गई। कुछ इलाकों में मेट्रो के आने के बाद बस सर्विसेज कम कर दी गई, लेकिन मेट्रो उतने यात्रियों को आकर्षित नहीं कर पाई जितनी उम्मीद थी। इसका नतीजा क्या हुआ? मेट्रो की राइडरशिप नहीं बढ़ी और बस की राइडरशिप भी गिर गई। यानी एक सिस्टम को कमजोर किया गया और दूसरा अभी तैयार भी नहीं था, और अंत में नुकसान हुआ शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और हिसाब है, एक ऐसा हिसाब जो मेट्रो की कॉस्ट रिपोर्ट में नहीं दिखता, जो राइडरशिप चार्ट्स में नहीं दिखता, और जिसका जिक्र अक्सर किसी इनॉग्रेशन स्पीच में भी नहीं होता है। क्योंकि मेट्रो सिर्फ कंक्रीट, स्टील और ट्रेन से नहीं बनती, मेट्रो बनती है जमीन पर। और शहर के बीचों बीच जो जमीन चाहिए होता है वो पहले से किसी और की होती है, किसी का घर, किसी की दुकान, किसी की पूरी जिंदगी। आईआईटी दिल्ली के स्टडी के अनुसार दिल्ली मेट्रो के शुरुआती फेज के दौरान हजारों परिवार डिस्प्लेसमेंट की चपेट में आए। कई झुग्गी झोपड़ी और क्लस्टर्स हटाए गए, कई लोगों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। फिर आते हैं वो लोग जिनके बिना मेट्रो बन ही नहीं सकती, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर। वो मजदूर जो महीनों तक धूल, गर्मी, मशीनों और खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, जो रात के 2 बजे भी टनल के अंदर होते हैं ताकि सुबह मेट्रो में सफर कर सकें। लेकिन इस विकास की कीमत उन्होंने भी चुकाई। मेट्रो अथॉरिटीज के अपने आंकड़े के अनुसार दिल्ली मेट्रो कंस्ट्रक्शन के दौरान लगभग 100 से ज्यादा वर्कर्स की मौत हुई। बेंगलोर मेट्रो में आरटीआई के माध्यम से सामने आया कि कंस्ट्रक्शन के दौरान 38 वर्कर्स की जान गई और दर्जनों लोग घायल हुए। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो लोग थे जिन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आयरनी ये है कि कई बार वही लोग जो मेट्रो बनाते हैं उसका फायदा सबसे कम उठा पाते हैं। जिस डेवलपमेंट के नाम पर घर टूटे, उस डेवलपमेंट का फायदा उन्हें ही नहीं मिलता जिनके घर टूटे हैं। अब एक सीधा सवाल, इन मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपए आते कहां से हैं? आखिरकार पब्लिक मनी से, यानी टैक्स पेयर के पैसे से, आपके पैसों से और हमारे पैसों से। इसीलिए मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। और जब किसी प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा खर्च किए जाते हैं तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या हमें उसके बदले उतना फायदा मिल रहा है? क्योंकि अगर राइडरशिप अनुमान से बहुत कम रह जाए तो हिसाब बदल जाता है। देखिए, समस्या सिर्फ खाली सीटों की नहीं है। समस्या ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत तो पहले ही खर्च हो चुकी होती है, लेकिन मेंटेनेंस का खर्च जारी रहता है और ऑपरेशंस का खर्च जारी रहता है। और जब रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो डिफरेंस कौन भरता है? फिर से पब्लिक सेक्टर, यानी कि जनता का पैसा। अर्बन ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट सालों से कहते आए हैं कि भारत के अधिकांश शहरों में आज भी सबसे ज्यादा लोग बस सिस्टम का उपयोग करते हैं,
खास तौर पर छोटी और मध्यम दूरी यात्राओं के लिए, यानी वही यात्राएं जो भारतीय शहरों में सबसे आम है, लेकिन ट्रांसपोर्ट बजट सीमित होता है, हर शहर के पास संसाधन सीमित होते हैं और यहीं पर असली सवाल पैदा होता है। अगर हजारों करोड़ रुपए मेट्रो पर खर्च किए जा रहे हैं तो क्या उसी अनुपात में बसेस, फुटपाथ, साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल कनेक्टिविटी पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या फिर हम उस समस्या का सबसे महंगा समाधान चुन रहे हैं जो शायद किसी और तरीके से प्रभावी ढंग से सॉल्व हो सकती थी। लेकिन आखिर में इंडिया के सिटीज को मेट्रो की जरूरत नहीं है ये मैं नहीं कह सकता। दिल्ली मेट्रो एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। रोज 64 लाख लोग सफर करते हैं और वो काम करती है, लेकिन दिल्ली जैसी डेंसिटी, दिल्ली जैसी ट्रिप लेंथ, दिल्ली जैसी पॉपुलेशन हर शहर में नहीं है। और जहाँ नहीं है वहाँ मेट्रो को फोर्स करना सिर्फ इसलिए कि मेट्रो दिखती है, वो प्लानिंग नहीं, वो पॉलिटिक्स है। इंडिया के सिटीज को एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। मेट्रो हो लेकिन जहाँ जरूरी हो, बसेस हो जहाँ वो ज्यादा एफिशिएंट हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो और आपस में सब कनेक्टेड हो। लेकिन वो सिस्टम बनाने में कोई इनोग्रेशन नहीं होती ना, कोई फोटो नहीं खींचती और इसीलिए वो सिस्टम कभी प्रायोरिटी नहीं बनती। मेट्रो जमीन के नीचे बनती है लेकिन उसकी नींव सिर्फ कंक्रीट और स्टील पर नहीं टिकी होती। उनमें दबी होती है वो जिंदगियां, वो बस्तियां और वो कहानियां जिन्हें डेवलपमेंट की कीमत चुकानी पड़ी। सवाल मेट्रो का नहीं है, सवाल यह है कि जिस डेवलपमेंट पर हम इतना गर्व करते हैं क्या उसका फायदा उन लोगों तक भी पहुंचता है जिन्होंने उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।